जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट या विषय बहनें, जो विद्वान साथी हैं, नाना प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, कहीं से भी अगर याद रखना, यदि आप तैयारी करते हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी का जो टॉपिक है अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़िए, सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस साल करिए। आइए स्टूडेंट, जो मुझसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो लेक्चर 3 था उसमें मैंने स्पर्शी व्यंजन के बारे में बात किया था, उस व्यंजन और इंतस्थ व्यंजन, मूल व्यंजनों के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे लेक्चर 4 यानी पार्ट 4 वाले में। जी हाँ, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, हर एक टॉपिक क्लियर कीजिएगा। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण दोस्तों क्या होता है? जी हाँ, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है दोस्तों? याद रखना, 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? याद रखना, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है? एक होता है अल्प प्राण और एक क्या होता है स्टूडेंट? महाप्राण होता है। जी हाँ, आइए क्या है अल्प प्राण, महाप्राण? प्रिय स्टूडेंट, जो हमारा अल्प होता है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु, और यही महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं प्रिय स्टूडेंट, क्या होते हैं। महाप्राण किसे कहा जाता है? जी हाँ, महाप्राण किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनो। हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने बताया कि हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे स्वर और व्यंजन होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, यानी जिनको हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हमारे फेफड़े के द्वारा होते हुए मुखाग्र से अधिक मात्रा में जहां वायु निकलती है उसी को महाप्राण, जहां कम मात्रा में वायु निकलती है उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है दोस्तों। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं, आइए जरा देखते हैं कैसे पूछते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। स्टूडेंट, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्लियर तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ना, वो क्या होता है? महाप्राण होता है, जिनको द्वितीय वर्ण के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बताएंगे द्वितीय वर्ण क्या होते, संयुक्त वर्ण क्या होते, कैसे इनकी मात्रा लगाओगे। तो प्रत्येक वर्ग का, स्पर्शी व्यंजन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 5। कचट तक आप जानते हो। तो ऐसे जब हर एक वर्ग का 2-2 वर्ण पकड़ के लेके आओगे, 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो 2 पंचे कितना होगा? 10 होगा। तो ये 10 वर्ण हो गए, समझो इस लॉजिक को, 10 वर्ण हो गए। यहाँ और क्या करना है प्रिय साथियों? याद रखना, ऊष् व्यंजन। क्या स्टूडेंट? ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन चाहे कहो, चाहे उसी को क्या कह सकते हो? संघर्षी व्यंजन दोस्तों। क्या कह सकते हो? संघर्षी व्यंजन कह सकते हो। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है प्रिय स्टूडेंट। और 4 में याद रखना, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, सा और क्या? हा। इन्हीं ऊष्ण संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो अब याद रखना, हमेशा और हमेशा आपके ऊष्ण संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ये 10 और ये 4, तो 10 प्लस और 4 इक्वल टू कितना होगा? 14 होंगे। यानी ये आपके क्या है स्टूडेंट? ध्यान से सुनिएगा, ये आपके क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है स्टूडेंट। एक बार आप इसकी साथ ले लो, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आप लिखते रहो। चलिए अब जरा देखते हैं प्रिय साथियों, क्या है यहाँ अल्पप्राण। अल्पप्राण के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ बचा क्या? जब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो गया इवन नंबर, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। जी हाँ स्टूडेंट, प्रत्येक वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। स्टूडेंट ध्यान से सुना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यहाँ होता है। यानी ए फार्मूला भी याद कर सकते हो 135, यानी ऑड नंबर, 135 ऑड नंबर। तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अगर 3-3 वर्ण पकड़ के लेके आओगे, 5 वर्ग हैं, तो टोटल कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ आते हैं इंतस्थ व्यंजन। इंतस्थ व्यंजन आते हैं दोस्तों। अब इंतस्थ जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4। या रा ला वा, या रा ला वा दोस्तों याद रखना, कभी गलत मत करना। या रा ला वा, मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। और इसके बाद स्टूडेंट याद रखना, इसमें क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं प्रिय साथियों? सभी स्वर आते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यानी अब स्टूडेंट ध्यान से सुना, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे जो अल्प प्राण होते हैं इनकी संख्या होती कितनी है, तो 15 ये हो गया और 11 ये हो गया, 4 इसमें जोड़ो, 11 4 15, डबल कितना हुआ? 30। यानी हमारे अल्प प्राण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 30। और महाप्राण कितने होते हैं दोस्तों? 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। चलो, दिख रहा है स्टूडेंट? फटाफट हम आगे बात करेंगे। अब यही देख लेते हैं प्रिय साथियों। अब आपको बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं इसी के आधार पर कि जो हमारे अघोष और सघोष होते हैं वो कैसे आपको क्लियर करना है। तो स्टूडेंट अगर आपसे आ जाए कि कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, हम यहाँ एक दोस्तों हेडिंग दे रहे हैं, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्यान से सुनो, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दिख रहा होगा दोस्तों, व्यंजनों का वर्गीकरण क्या है? कंपनों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कुछ ऐसे स्वर होते हैं, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारे गले में वाइब्रेट होता है, उसी को कहते हैं कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अगर ये आपके एग्जाम में नहीं आता है तो परिभाषा ऐसे आती है दोस्तों, घोषत्व या घोष के आधार पर, घोषत्व या घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ऐसे आएगा, घोषत्व या घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हर केस में आपको जवाब देना है क्या दोस्तों? 2 वर्गों में डिवाइड किया जाता है। आप जानते हो एक क्या होता है? एक होता है हमारा अघोष और एक क्या होता है प्रिय साथियों? सघोष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है अघोष और एक क्या होता है? सघोष होता है। अब अघोष और सघोष क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, कितनी बार एग्जाम में आया है। सघोष का दूसरा नाम होता है घोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। दिख नहीं रहा होगा, जरूर बताइएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ना? दोनों एक साथ समझाएंगे तो इससे आप जल्दी समझोगे प्रिय स्टूडेंट, इसलिए हम ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो। तो देखो स्टूडेंट, करना क्या है, अब क्या करना है? सघोष और अघोष, यानी कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको पढ़ते समय ये सा उपसर्ग लगा है। सा उपसर्ग का मतलब होता है साथ या सहित, साथ या सहित। याद रखना, जिस व्यंजन को पढ़ते समय या स्वर को पढ़ते समय साथ साथ गले में वाइब्रेट हो वही सघोष होता है। ए उपसर्ग का मतलब होता है दोस्तों नहीं, जिनको पढ़ते समय हमारे गले में वाइब्रेट ना हो या नहीं होता है उसी को अघोष कहा जाता है। आइए, तो अब यहाँ सघोष क्या है दोस्तों? सघोष होता है प्रत्येक वर्ग का, प्री स्टूडेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है दोस्तों।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा, इतना याद रखना। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीन तीन वर्ण पकड़ के लेके आए तो कितने हो गए, 3 बचे 15, आपको ऑलरेडी पता है। जी हाँ, बात समझ में आई होगी। अब यहां से हम बात करेंगे, स्टूडेंट आ जाओ यहाँ। ये जो होते हैं ना दोस्तों, ध्यान सुनो, ये तीनों साथ इधर आ जाता है अपनी जगह पे रहेगा, और याद रखना इंतस्थ व्यंजन इधर आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस इंतस्थ व्यंजन, दिख रहा होगा दोस्तों, तो बताना इंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, इंतस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं, 4, यानी हम लिख देते हैं या, रा, ला, और क्या लिख देते हैं, वा लिख देते हैं दोस्तों, या, रा, ला, वा, ये कितने हो गए, 4, यानी यही हम यहाँ 4 लिख दिए थे, यानी ये कितने हो गए, 4। दिख नहीं रहा होगा, बताना स्टूडेंट, हाँ दिख रहा है, या, रा, ला, वा, कितने हो गए स्टूडेंट, 4 हो गए। अब जरा देखो, ये तो 4 हो गए, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। प्रिय साथियों, इसी में क्या करना है, याद रखना, अब हमारा एक है यहाँ रहेगा, क्या रहेगा, है इधर रहेगा, यहाँ प्लस हम लिख दे रहे हैं हा, है ना, है लिख दे रहे हैं, ये है यही रहेगा, याद रखना, इधर से यार अलावा यहाँ चला आएगा। इसके साथ साथ प्रिय साथियों, यहां हम लिख दे रहे हैं सभी स्वर, सभी स्वरों की संख्या कितनी होती, 11। अब इनको आप ऐड करो दोस्तों, यहां लिखो 15 हमारे प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, और इंतस्थ व्यंजन 4 और 1 है, यहां कितना हो गया, 5। और इसके बाद सभी स्वर कितने होते हैं स्टूडेंट, आपने देखा होगा सभी स्वर कितने होते हैं, 11, इनको ऐड करो, तो 5 5 10 11 के 1, 11 के 1 हासिल 1 2 और कितना हुआ, 3, यानी इसका मतलब ये हुआ जो हमारे सघोष होते हैं वो कितने होते हैं, 31 होते हैं। एक बार इसके साथ ले लो दोस्तों। आइए, अब समझ में आ रही होगी। आइए अघोष की बात कर लेंगे दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का अब बचा क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा तो हो गया। अब यहां क्या करना है प्रिय साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का मैंने क्या लिखा, पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, जहां कंपन नहीं होता है। याद रखना, हर एक वर्ग का ऐसे पकड़ के ले आएंगे, 2 वर्ण, 5 वर्ग हैं, टोटल 10 वर्ण हो गए। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, ये तीनों सै को हम इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम यहां लिख सकते हैं क्या, तीनों से और क्या दोस्तों, से। तो जरा देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब इनकी संख्या आप टोटल जोड़ दो, यानी जो हमारे ये हैं अघोष, इनकी संख्या 10 ये है और ये 3 है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। अब 13 और 31 जोड़ो, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 13 और 31 जोड़ो, 13 और 31 जोड़ो, 3 1 4 हुआ, 3 1 4 हुआ, 44 आया। अब यही 44 जो होते हैं साधारण वर्ण कहलाते हैं, यहां भी जोड़ो, 30 और 14 कितने हो गए, 44 हो गए, यही क्या हो गए, साधारण वर्ण हो गए। एक बार इसकी साथ ले लो दोस्तों। इसके साथ ले लो मित्रों, फिर हम आगे आपसी वार्तालाप करते हैं। है ना, आइए हम संयुक्त वर्ण और द्वित्व व्यंजन की बात कर लेते हैं। इसी में हम इसको रिमूव कर देते हैं। चलो रिमूव कर देते हैं दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप तो समझ गए होंगे इतना पढ़ने के बाद। हम बात करेंगे दोस्तों द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं इसी में। देखो दोस्तों, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, बहुत आता है आपके एग्जाम में। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं प्रिय साथियों, जरा इसको समझो।
जैसे मैंने लिखा एक ऑर्गेनिज का नाम, यानी जैसे एक जानवर का नाम लिखा मैंने बिल्ली, जैसे एक शहर का मैंने नाम लिखा दिल्ली, जैसे एक अनाज का नाम लिखा मैंने मक्का। ऐसे लिखते चलो कि एक शिशु का नाम लिखा मैंने बच्चा। ध्यान से सुनना दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब किसी शब्द में कोई शब्द हो, जब किसी शब्द में याद रखना बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला वर्ण पूरा हो, लेकिन वर्णों की स्थिति समान हो, आधा का के बाद पूरा का आया है, इसी को कहा जाता है वर्णों की स्थिति समान हो। यहां देखो आधा चा है, फिर पूरा चा आया है। याद रखना जहां किसी शब्दकोश में बीच वाला वर्ण आधा हो, बाद वाला पूरा हो, लेकिन वर्णों की स्थिति सेम जाति की हो। अगर ये आधा चा है तो उसी जाति का चा है, लेकिन ये पूरा है। ये का आधा है लेकिन उसी जाति का है, पूरा है, सेम जाति के वर्ण हो तो इन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसे हम कहते हैं संयुक्त वर्ण क्या होता है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनो दोस्तों। जैसे मैंने लिखा एक शब्द, जैसे मैंने लिखा मक्खन, जैसे मैंने लिखा अंबर। अब आप समझते चलिए संयुक्त वर्ण क्या है। तो संयुक्त वर्ण किसे कहा जाता है, जब बीच वाला वर्ण आधा बाद वाला पूरा, बीच वाला वर्ण आधा बाद वाला पूरा, लेकिन वर्णों की स्थिति समान ना हो, आधा का के बाद खाया, आधा मां के बाद बाया, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। और संयुक्त वर्ण इसमें है क्या, संयुक्त वर्ण ही इसमें यही है, आधा का और खा, आधा मां और बा। द्वित्व व्यंजन यहाँ कहाँ है, आधा का और पूरा का, आधा चा और पूरा चा, आधा ला और पूरा ला, आधा ला और पूरा ला। बात समझ चुके होंगे प्रिय साथियों। और हम बात करते हैं ताड़नजात व्यंजन क्या होते हैं। सब एक बार इसके साथ लीजिए जरा। जी हाँ प्रिय स्टूडेंट, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट सब हम कराएंगे, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल भी, नो डाउट, एकदम आराम से पढ़िएगा, भगा के आप पढ़ लीजिएगा। आइए जैसे हम देखते हैं दोस्तों, हम यही बात करेंगे ताड़नजात व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन की। ताड़नजात व्यंजन का दूसरा नाम होता है उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन बात वही है स्टूडेंट। उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन, इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या होती है 2, और उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन यही है दोस्तों। ये अड़ा और अढ़ा को ही उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। और याद रखना हमेशा इनका प्रयोग किसी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता है, मध्य में या अंत में किया जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये अढ़ा पढ़ा जाता है, जबकि स्पर्शी व्यंजन में अगर यही बिंदी नहीं लगाओगे तो इसको डा इसको ढा पढ़ा जाता है, इसको डा इसको ढा पढ़ा जाता है। याद रखना हमेशा और हमेशा। तो आइए जरा हम बात करते हैं आगे नवीन विकसित ध्वनियां क्या होती हैं स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब आएंगे आपके एग्जाम में। नवीन विकसित ध्वनियां क्या होती हैं, जहां से एग्जाम में आएंगे सब आपको बताएंगे। नवीन विकसित ध्वनियां क्या होती है, नवीन विकसित ध्वनियां किसे कहा जाता है। तो नवीन विकसित ध्वनियों की संख्या 2 होती है, याद रखना। और वो कौन कौन से स्टूडेंट, एक खा और एक गा को ही क्या कहा जाता है, नवीन विकसित ध्वनियां। यानी हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने कहा कि जब स्पर्शी व्यंजन को बैठाया जा रहा था तो सबसे पहले इन्हीं को क्रम में रखा गया था, खा और गा को। खा और गा को ही नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये नवीन विकसित ध्वनियां ताड़नजात, उत्क्षिप्त या द्विगुणित व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, मैंने सभी चीजें आपको बताई और आगे बता रहे हैं दोस्तों। एक बार आप इसकी साथ लीजिए। जी हाँ, आइए हम बात करेंगे आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं।
जी हाँ, यही हम बात करेंगे आगत व्यंजन। सबकी बात करेंगे, आगत व्यंजन की बात करेंगे। आगत व्यंजन कितने होते हैं? दो होते हैं स्टूडेंट, और वो दो कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों? ज और फ होते हैं हमारे आगत व्यंजन। याद रखना, हमेशा और हमेशा आगत व्यंजन दो ही होते हैं, है ना। इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। इनके साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग 5 वर्णों के साथ किया जाता है और वो विदेशी वर्ण कहलाते हैं। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। विदेशी वर्ण कितने होते हैं वो भी हम बात करेंगे। आगत व्यंजन हो गया, एक होता है आगत स्वर, वो भी ध्यान से सुन लो। एक होता है आगत स्वर, याद रखना आगत स्वर कौन सा होता है? बड़ा आ लिख के ऐसे यहां लगा दो, ये आगत स्वर होता है। इसे गृही स्वर कहा जाता है, मेहमान स्वर भी कहा जाता है, विदेशी भाषा का भी स्वर कहा जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों विदेशी वर्ण कौन कौन से होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। विदेशी वर्ण कितने होते हैं? तो विदेशी वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? देखो यहां विदेशी वर्ण 4 होते हैं। गा, जा, फा और क्या दोस्तों? आ। ये विदेशी वर्ण होते हैं। विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपके एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना। गा, जा, फा और आ। इनके साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग दोस्तों 5 वर्णों के साथ होता है ना। लेकिन याद रखना इनके साथ भी कर सकते हो, और हमेशा और हमेशा इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विदेशी वर्णों के साथ किया था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। फिर हम बात करते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसको कर क्लास ब्रेक कर देंगे और आपको दूसरी वीडियो में फिर हम बताएंगे जो चीजें बची होंगी, है ना। संयुक्त व्यंजन के बारे में हम बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो दोस्तों हम बात करेंगे अब संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे आगे। फटाफट जरा देखो। क्या होते हैं दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं स्टूडेंट। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है स्टूडेंट? जहां 2 व्यंजन एक स्वर हो। क्या? जहां 2 व्यंजन और क्या हो? एक स्वर हो, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जहां 2 व्यंजन और एक स्वर हो, जहां 2 व्यंजन और एक स्वर हो, उसी को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब जुड़ना। जहां 2 व्यंजन और एक स्वर संयुक्त रूप से जुड़े, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? इसकी संख्या होती है 4, और यही छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इनसे बना शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अब ये छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, इनका निर्माण किससे किससे होता है स्टूडेंट? जो 6 होता है, 6 का निर्माण जो होता है आधा का और पूरा स से होता है। आधा का और पूरा रा से त्रा का, ज्ञा का आधा ज्या और इया से होता है, और श्रा का तालव्य सकार स्वर रहित प्लस रे से होता है। आपसे कोई पूछे त्रय का निर्माण किससे होता, तो आधा ता पूरा रा से, छा का आधा का तो पूरा सा से, ऐसे होता है। बात समझ में आ चुकी होगी। अगर स्टूडेंट कहीं गलती से आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ध्यान से सुना तभी आप सही कर पाओगे।
अब अगर इनमें हलंत चिन्ह लगाकर आधा कर दिया, यानी हलंत चिन्ह लगा दिया इसमें, अब पूछेगा स्वररहित क्षय का निर्माण किससे होगा? तो स्टूडेंट घबराने की बात नहीं है, जो ये दोनों पार्ट टूटेगा ये भी स्वररहित होगा, दोनों में हलंत लगा रहेगा। तो त्रा क्या हुआ? आधा ता और आधा रा से। ज्ञा हुआ जो आधा ज्या और आधा इया से, और जो स्रा है आधा ता और आधा सा। दोस्तों जरा ध्यान सुनो, आधा सा और आधा रा से बनेगा। बात समझ में आ चुकी है। लेकिन पिछली बार शिक्षक भर्ती में हुआ क्या? अब जरा ध्यान सुनो, कई बार ये दोनों रूप एक में मिला के देता है, और वो कैसे देगा, चाहे ये आए एग्जाम में चाहे ये आए। अब ये और अलग बात बता रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान जरूर देना, नहीं धोखा खा जाओगे। जैसे छा, त्रा, क्या, स्रा। स्टूडेंट दिख रहा है कि नहीं, जरा बताइएगा। जी हाँ, दिख रहा है। तो जरा देखो प्री स्टूडेंट, करना क्या है, अब ये वाला रूप और कैसे दे सकता है आपके एग्जाम में, क्षय का निर्माण और कैसे कैसे होता है। तो ऐसे भी कर सकता है, आधा का सा ऐसे होता है जो मैंने ये बताया पहले। अगर इसमें हलंत चिन्ह लगाएगा तो छोटा आप बाहर निकल जाएगा। तो चाहे ये दे एग्जाम में चाहे ये दे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि इसमें तो स्वर लगा हुआ है, क्योंकि आधा तो है नहीं। तो जरा देखो ऐसे भी दे देगा, आधा ता और रा से तो ये त्रा होता ही है, ऐसे भी दे दे। अगर आ स्वर बाहर निकाल दे, मतलब यही पूछ रहा है, चाहे ये दे चाहे ये दे, बात एक ही है। ज्ञा, आधा जा और इया से क्या होता है, ज्ञा हलंत लगाएगा, आ स्वर बाहर निकाल देगा। ऐसे आधा और रा से ये स्रा आधा करेगा तो आ स्वर बाहर निकाल देगा। बात हर कंडीशन में एक ही है, लेकिन इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ प्रिय साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित आप जाके जरूर देखें। और फिर स्टूडेंट मिलेंगे हम लेक्चर 5 में समस्त बिंदु हिंदी व्याकरण का ये वर्ण विचार जो है समाप्त कर देंगे। फिर प्रैक्टिस आपके सामने हम लेकर आएंगे। याद रखना, कराएंगे टफ क्वेश्चन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।